ये वीडियो संख्या पद्धति पर आधारित है। खास करके संख्या पद्धति में बेसिक संख्या पद्धति के प्रश्नों पर आधारित है। इस वीडियो को देख करके खास करके ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक संख्या पद्धति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें लाभ होंगी। तो संख्या पद्धति को यदि हम देखें तो संख्या पद्धति खास करके संख्याओं के ऊपर निर्भर है। उन संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। इन संख्याओं में सबसे पहली जो संख्या है वो है प्रकृत संख्या। जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्याएं क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम गिनती में करते हैं या किसी भी संख्या को गिनने में हम करते हैं। ऐसी संख्याओं का प्रारंभ 1 से होता है और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसकी गिनती करना संभव नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा हम संख्या लिखें उसमें एक अंक और यदि हम बढ़ा लें या उसमें जोड़ दें तो उससे बड़ी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी वो होगी 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लिख नहीं सकते, क्योंकि इस पूरे बोर्ड को यदि हम एक संख्या से लिख करके भर दें तो उसमें भी यदि हम 1 जोड़ देंगे तो वो संख्या उस संख्या से छोटी हो जाएगी और वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्याएं हैं जिसका प्रारंभ 1 से होता है और 1 से आगे जितनी संख्याएं लिख सकते हैं हम, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं। प्राकृत संख्याओं को खास करके n द्वारा, ये इसका संकेत है, n द्वारा हम इसको सूचित करते हैं। अब यदि हम देखें प्राकृत संख्या के बाद तो वो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या। जिसको हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं जो है, जितनी प्राकृत संख्याएं हैं, यदि इन प्राकृत संख्याओं को हम 0 से स्टार्ट करें तो ये सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या को हम W द्वारा सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या में सबसे पहली पूर्ण संख्या जो है सबसे छोटी वो है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को लिखना संभव नहीं है। जिस तरह से हम प्राकृत संख्या को नहीं लिख सकते, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है नहीं लिख सकते, उसी प्रकार से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी हम लिख नहीं सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर और पूर्णांक संख्याओं को खास करके देखा जाए तो जितनी पूर्ण संख्याएं हैं 0 से बड़ी, इन संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी यदि हम शामिल कर लें और इसको जितना पीछे तक बढ़ाना चाहें उतना पीछे तक हम लिख सकते हैं, तो ये सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के आगे तक जाती हैं और 0 से यदि हम छोटी पूर्णांक संख्याओं को देखें तो 0 से छोटी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो नेगेटिव मान हमें देती है और 0 से छोटी, जितनी छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या हम लिख सकें वो सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी और जितनी हम बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे लिख सकें वो सभी संख्याएं जो होंगी वो पूर्णांक संख्या होगी। इस तरह से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को भी लिखना संभव नहीं है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को भी लिखना संभव यहाँ पे नहीं है। अब इसमें पूर्णांक इस प्रकार यदि हम देखें तो हमने 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा। पहला है इसमें प्राकृत संख्या जिसका प्रारंभ 1 से होता है और इसमें आगे तक जितना हम लिख सकें उतना तक लिखते हैं। दूसरा इसमें था पूर्ण संख्या जिसका प्रारंभ हुआ 0 से और इसमें भी हम जितना आगे लिख सकें उतना लिख सकते हैं।
तीसरी संख्या जो थी वो थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को हम 0 से आगे भी लिख सकते हैं, जितना तक मन करे उतना तक, और 0 से पीछे भी, जितना पीछे जाना हो उतना पीछे तक हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। इस तरह से यदि हम ध्यान से देखें तो प्राकृत संख्या का प्रारंभ हो रहा है 1 से, और इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लिख नहीं सकते। पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ होता है 0 से, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम लिख नहीं सकते। पूर्णांक संख्याएं जो है वो, इनमें सबसे छोटे पूर्णांक संख्या को भी हम नहीं लिख सकते और सबसे बड़े पूर्णांक संख्या को भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक भी होगा, वो जितना छोटा हम लिखना चाहें उसमें एक और हम घटा लेंगे तो उससे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी, और वो सभी संख्याएं जो होंगी वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब रही बात इनके संकेतों की, तो प्राकृत संख्या को हम n द्वारा सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को w द्वारा सूचित करते हैं, और पूर्णांक संख्याओं को हम z द्वारा सूचित करते हैं। इस तरह से प्राकृत संख्या जिसका प्रारंभ होता है 1 से, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लिख नहीं सकते। पूर्ण संख्या जिसका प्रारंभ होता है 0 से, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को भी हम नहीं लिख सकते। अब इसमें इन तीनों के बीच में आपसी एक रिलेशन है। यदि हम ध्यान से देखें तो जितनी प्राकृत संख्या है इस धरती पर, वो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है। यहाँ से हम 1 से आगे जितनी संख्याओं को देख रहे हैं, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या के ही अंग हैं। इस तरह से हम पूर्ण संख्या को बनाते हैं प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ करके। इस तरह से जितनी प्राकृत संख्या है वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में मौजूद हैं, लेकिन जितनी पूर्ण संख्या है वो सारी संख्या प्राकृत संख्या में मौजूद नहीं है। जैसे एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल है, लेकिन कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, और ऐसी पूर्ण संख्या है केवल 0। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जितनी प्राकृत संख्या है वो तो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जितनी पूर्ण संख्या है वो सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होती। इसी प्रकार से यदि हम ध्यान से देखें तो पूर्ण संख्याएं जितनी है वो सभी पूर्णांक संख्याओं में शामिल है, इंटीजर्स में शामिल है। यहाँ से यदि हम देखें तो ये सारा पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो -1 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। इसका मतलब ये है कि -1 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। लेकिन जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम ध्यान से देखें तो जितनी प्राकृत संख्या है वो भी इसमें पूर्णांक संख्या में शामिल है, क्योंकि यहाँ से 1 से आगे यदि हम देखें तो वो सारी संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या है। लेकिन यदि हम ठीक से इसमें देखें तो जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है, क्योंकि -1 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, 0 यहाँ पे प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। इस तरह से यदि हम देखें तो जितनी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या में है, जितनी पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या में है। इसी प्रकार से जितनी प्राकृत संख्या है वो भी पूर्णांक संख्या में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, और सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं है, और सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत नहीं है। इस तरह से इन तीनों संख्याओं में आपसी एक विशेष प्रकार का रिलेशन बनता है। इन तीनों प्रकार की संख्याओं को एक तो हम विशेष चिन्ह द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। इसके अलावा इन संख्याओं को संख्या रेखा पर, जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन संख्याओं को हम दिखा सकते हैं कि वो संख्याएं ग्राफीय रूप से संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इन तीनों संख्याओं में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, संख्या रेखा पर किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं या किस तरह से लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे संख्या रेखा हम लेंगे जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। अब संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा एक सीधी रेखा है
एक सीधी रेखा हम लेते हैं, यही रेखा जो है वो एक संख्या रेखा के रूप में रिप्रेजेंट होती है। इस लाइन के बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। अब यहाँ से यदि कोई व्यक्ति दाहिने साइड में चले तो उसकी दूरी को हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके यदि बाएं साइड में कोई चले तो इसके दूरी को हम नेगेटिव लेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी, वो हमेशा ही हमें एक बराबर लेनी है, और ये जो मान है वो इस प्रकार का जो मान है, दो बिंदुओं के बीच का जो मान है वो एक इकाई यानी कि 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये इसका मूल बिंदु हुआ। इसके यदि हम दाहिने साइड में जाएं तो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, और इसके बाएं साइड में जाएं तो संख्याएं धीरे धीरे घटती हैं। उस स्थिति में अब इसमें अपने हिसाब से जिस संख्या को हमें खोजना हो इस संख्या रेखा पर, तो अपने हिसाब से हम इसके दो मानों के बीच के मानों को हम एक निश्चित मान ले करके उसमें हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें कि हमें यहाँ पे 3 को और -2 को, इन दोनों मानों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो सबसे पहले हम इस प्रकार की संख्या रेखा को लिख लेंगे। संख्या रेखा लिखने के बाद हम खोजेंगे कि इसमें 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पे हमें मिल गया। यदि हम a को खोजें जो 3 है, और यहाँ पे हम b को खोजें जो है -2, तो a को हमने खोज लिया इस संख्या रेखा पर, 3 यहाँ पे है, तो ये वाला है a जो 3 को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम -2 को खोजें इस संख्या रेखा पर कहाँ है, तो इस संख्या रेखा पर -2 जो है वो इस बिंदु पर है। इस तरह से हमने b को भी खोज लिया। इसी तरह से यदि हमें इसी संख्या रेखा पर 10 को खोजना हो, मान लीजिए, तो उस स्थिति में अब ये संख्या रेखा जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 10 यदि हमें खोजना होगा तो बहुत लंबा लाइन खींचना पड़ेगा। उस स्थिति में 10 को हम कैसे इस संख्या रेखा पर खोजें, तो इसके लिए हम अलग से एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें भी इसका बीच का जो पॉइंट है वो है मूल बिंदु। अब इसमें एक बराबर यदि हम दूरी ले लें, और इस दूरी को यदि हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिखें, यहाँ पे -2, -4, -6, -8 आगे इस तरह से लिखें, तो उस स्थिति में इन मानों को आसानी से हम 10 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हमारे पास c 10 है, इसको इस संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है, तो उस स्थिति में यहाँ पे 10 हमें मिल गया, और ये वाला जो है वो c है जो 10 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से यदि हमें 100 खोजना है, मान लीजिए, तो इस संख्या रेखा पर यदि हम 100 खोजें तो बहुत लंबी संख्या रेखा हमें खींचनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसा स्केल लेंगे, एक ऐसा पैमाना लेंगे जिसमें मानों को हम आसानी से उसके अंदर लिख सकें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पैमाना, इसमें 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ पे हो गया -20, -40, -60। इस तरह से यदि हमें यहाँ पे खोजना हो 100, तो इस प्रकार का मान लेंगे। इसमें जो स्केल हम लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी लेंगे वो हम ले लेंगे 20 इकाई, और इस तरह से इस मान को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी तरह से बड़े मान को भी हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं, और छोटे से छोटे मान को भी इस संख्या रेखा पर आसानी से हम दर्शा सकते हैं। मान के अनुसार संख्या रेखा में जो दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी है उसको हम अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके बाद हम उस अंक को या उस संख्या को इस संख्या रेखा पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डी बिंदु है जो है 100। इस तरह से संख्या रेखा पर किसी भी अंक को या
जिन संख्याओं को हमने पढ़ा, जिसमें पहला था प्राकृत संख्या, दूसरा इसमें था पूर्ण संख्या और तीसरा इसमें था पूर्णांक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को संख्या रेखा पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये संख्या रेखा लिखना बहुत ही आसान है। अब यदि हम अगली संख्या को देखें तो वो है परिमेय संख्या। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स को हम क्यू द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इसको यदि हम समझें तो हमें याद रखना है कि वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां q का मान 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो। इसमें p का मान कुछ भी रहे, q का मान बशर्ते इसमें 0 ना हो, वैसी संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1/4, इसमें q का मान 0 नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से है -2/3, इसमें भी q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। यदि हम देखें तो 0 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में 1 हम लिख सकते हैं जो होगा 0, 0 के बटा में 2 भी लिख सकते हैं जो होगा 0, 0 के बटा में -2 भी लिख सकते हैं जो होगा 0। तो इस तरह से इसमें q का वैल्यू जो भी होगा वो 0 नहीं आएगा। q का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं मानी जाएंगी। इस तरह से पीछे जब हमने बताया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तो प्राकृत संख्या में यदि हम देखें जैसे 1 है तो 1 भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि 1 के बटा में 1 हम लिख सकते हैं, ये होगा 1। 2/1 लिख सकते हैं जो होगा 2। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्या के अंतर्गत होंगी, यानी कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी, जितनी पूर्णांक संख्या हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएंगी, बशर्ते कि उसका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन परिमेय संख्याओं की एक विशेषता ये है कि एक ही परिमेय संख्या को हम कई तरीके से या उसके मान को कई रूपों में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इसको कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या है? जैसे हमारे पास एक परिमेय संख्या है 3/4, तो एक ही परिमेय संख्या को हम कई रूपों में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम ऊपर इसमें 2 से गुणा करें तो होगा 6, नीचे यदि हम 2 से गुणा करें तो ये होगा 8, यदि हम ऊपर 3 से गुणा करें तो ये होगा 9, यदि हम नीचे इसमें 3 से गुणा करें तो होगा 12, ऊपर यदि हम 4 से गुणा करें तो ये होगा 12, नीचे यदि हम 4 से गुणा करें तो ये होगा 16। ये सारी संख्याएं जो हैं वो एक ही संख्या है जो है 3/4। तो एक ही संख्या को या एक ही परिमेय संख्या को अलग अलग रूपों में हम इस तरह से लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा रूपों में लिखना चाहें उतने ज़्यादा रूपों में हम इन संख्याओं को या इन सभी परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसको हम कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। और समतुल्य परिमेय संख्या किसी एक ही परिमेय संख्या को उसके अंश और हर में एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त करते हैं, और एक ही परिमेय संख्या के अनंत यहाँ पे इस तरह से समतुल्य परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इसमें परिमेय संख्या की एक परिभाषा के अनुसार, जैसे यहाँ पे ये एक संख्या है 6/8, इन संख्याओं की विशेषता ये है कि इन संख्याओं को हम कटा करके लिखते हैं, जितनी इसमें कट सके।
जैसे यदि हम इसको घटाएं तो 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, तो ये होगा 3/4। वो दोनों संख्याएं जो है वो 2 से कट जाएंगी, तो फिर वही संख्या प्राप्त होगी। अब इसमें परिमेय संख्या को लिखने की एक विशेष विधि है जिसको हम कहते हैं इसका सरल विधि। तो कोई भी परिमेय संख्या हो, यदि हम उसे सरल विधि के रूप में लिखें, जैसे हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है, जैसे 9/12। यदि हमें इस संख्या को सरल विधि में लिखना हो तो उसके लिखने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में 9 और 12 में कौन सा ऐसा मान है या कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कॉमन है। तो यहाँ से 9 को यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 12 को यदि हम देखें तो लिख सकते हैं 3 × 4। तो इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है। इस तरह से 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3/4। अब इन संख्याओं को यदि हम देखें तो इसमें कोई ऐसा गुणनखंड या फैक्टर नहीं है जो इसमें से बाहर निकल सके। तो इस परिमेय संख्या का, ये जो परिमेय संख्या था, इस परिमेय संख्या का सबसे लघुत्तम रूप जो हुआ, जो सबसे सरल रूप हुआ, वो हुआ 3/4। अब किसी भी परिमेय संख्या को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, और किसी परिमेय संख्या के सरलतम रूप की पहचान कैसे होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म उसका कैसे पता चलता है कि वो संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो उसका सबसे आसान उपाय ये है कि कोई भी दो संख्याएं, कोई भी परिमेय संख्या लिया जाए, जैसे ये लिया जाए, तो इस परिमेय संख्या को यदि हम तोड़ें तो ये होगा 3 × 1, नीचे होगा 4 × 1 या 2 × 2 × 1। तो इन दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे जो कॉमन हो रहा है, या इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है वो है 1। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर दोनों का गुणनखंड जो है वो 1 हो, तो वो संख्या जो होती है या वो परिमेय संख्या जो होती है वो अपने सरलतम रूप में होती है। इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या के सरलतम रूप को हम आसानी से लिख सकते हैं। या इसको चेक करने का एक और उपाय है, इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालते हैं, और यदि HCF यदि इसका 1 आ जाए, इन दोनों संख्याओं का अंश और हर का, तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या जो है वो सरलतम रूप में है। यदि HCF का मान 1 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में वो संख्याएं सरलतम रूप में नहीं है, और जो इसका HCF आएगा उसी HCF से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम 9 और 12 का HCF निकालें तो 9 और 12 ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे इसका HCF आया 3। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं जो है वो 3 से कट जाएंगी, और यदि हम इसमें 3 से घटाएं तो ये इस तरह से 3/4 सरलतम रूप में आएंगी, जो इनका सरलतम रूप होगा। अब इन परिमेय संख्याओं की, या किसी परिमेय संख्या जो सरलतम रूप में हो, उसका ऐसा HCF जिसका मान 1 हो, उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, या को प्राइम नंबर इसको हम कहते हैं। तो एक ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर में गुणनखंड 1 आए, तो उन दोनों संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। और यदि कोई परिमेय संख्या सहअभाज्य संख्या के रूप में है, मतलब उसके अंश और हर का मान सहअभाज्य संख्या के रूप में है, तो इसका मतलब ये है कि वो परिमेय संख्या जो है वो अपने सरलतम रूप में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस तरह से परिमेय संख्या के सरलतम रूप को निकाला जा सकता है। यदि वो सरलतम रूप में नहीं है तो उसका गुणनखंड 1 से ज़्यादा आएगा, तो जो उसका गुणनखंड आएगा उसी गुणनखंड से उन संख्याओं को हम घटा करके उसके सरलतम रूप को हम लिख सकते हैं। या उन दोनों संख्याओं के HCF को, यानी कि अंश और हर के HCF को यदि हम निकालें तो HCF का जो मान आएगा उसी मान से वो दोनों संख्याएं अंश और हर के रूप में कट जाएंगी। अब कटने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। अब यदि
थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इन परिमेय संख्याओं को भी हम चाहें तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कोई एक परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने 3/4। इस संख्या को यदि हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें तो इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उसके लिए ये जो लाइन खींची जाती है परिमेय संख्या के लिए, इसको हम कहते हैं रियल लाइन, यानी कि यह है वास्तविक संख्या रेखा। इसमें भी एक मूल बिंदु होता है। इसके यदि हम दाएं साइड में जाएं, दाहिने साइड में, तो ये बढ़ता जाता है 1 2 3, इस तरह से इसका मान बढ़ेगा। और इसके बाएं साइड में जाएं तो इसका जो मान होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो संख्या दिया गया है 3/4, इसमें यदि अंश कम हो और ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पे स्थित है। और इस प्रकार की संख्या में यदि अंश ज़्यादा हो और हर कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो संख्याएं 1 से ज़्यादा हैं, मतलब उसका मान 1 से ज़्यादा आएगा। इस तरह से इस संख्या को यदि हम ध्यान से देखें तो इसका अंश जो है वो छोटा है और हर बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में कहीं पे होगी। तो सबसे पहले हमें ये खोज लेना है कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में होंगी। तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या 3/4 वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होंगी। अब इसमें जब हमने खोज लिया कि ये संख्या कहाँ स्थित है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसका हर जितना है, हर इसका 4 है, तो अब 0 से 1 के बीच का जो भी मान है, जो इसका हमने यूनिट लिया है या स्केल जो लिया है, इस स्केल को या इसके मान को हम 4 बराबर भागों में काटेंगे। तो यहाँ से हमने इसको 4 बराबर भागों में काट दिया। 4 बराबर भागों में काटने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें 4 बराबर भाग में काटना है। तो यहाँ पे 3 इस तरह से लाइन खींचेंगे जिससे ये संख्याएं 4 बराबर भागों में कट जाएंगी। अब इसमें ये वाला जो मान होगा इसको हम मानेंगे 1/4, ये वाला जो मान होगा उसको लिखेंगे 2/4, ये वाला जो होगा वो होगा 3/4, और ये जो मान है 1, ये है 4/4। और 4 को यदि हम घटाएं तो घटाने के बाद बचेगा 1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को। इस तरह से यदि हम इसको ध्यान से देखें तो जो नंबर यहाँ पे गिवन है परिमेय संख्या 3/4, उसको हमने खोज लिया और ये परिमेय संख्या जो है वो इस पॉइंट पर यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे स्थित है। इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम चाहें तो उसके नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगली संख्या यदि हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5/2 है, इसको यदि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें, या मान लीजिए हमारे पास पहले संख्या दिया गया है 3 सही 1/3, इसको यदि हम संख्या रेखा पर या रियल लाइन नंबर पर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से हम करेंगे 0, ये होगा हमारा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 4, यहाँ -1 -2। इस आधार पर यदि हम देखें तो ये संख्या 3 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे है 3 पूर्णांक 1/4 1/3, तो ये संख्या जो होगी, ये संख्या जो है परिमेय संख्या वो 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से छोटी है। 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से छोटी है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये संख्याएं किन दो संख्याओं के बीच में है। तो ये 3 और 4 के बीच में कहीं पे स्थित है, 3 और 4 के बीच में कहीं स्थित है। तो अब इसके मान को 1/3 को ले लेंगे और इसका हर जो है वो 3 है। तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में हम बीच के मान को हम 3 बराबर भाग में बांटेंगे। 3 बराबर भाग में बांटें तो हम यहाँ पे 2 लाइन खींचते हैं, ये हुआ 1/3, ये हुआ 2/3, और ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाता है 3/3। यानी कि ये जो मान हुआ इसको हम ऐसा लिखेंगे, ये तो 3 हो ही गया, 3 पूर्णांक 1/3,
ये हो गया 3.2/3 और ये हो गया 3.3/3। अब इसमें यहाँ पे हमने लिखा था 4, यदि हम इसको तोड़ के देखें 3.3/3, यहाँ पे 3 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि तितली का 9, 9 3 होगा 12, 12/3, इसको यदि हम घटाएं तो ये आएगा 4। तो इस तरह से ये वाला जो मान होगा वो दी गई संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया 3 सही 1/3, और ये जो मान हुआ वो इसका रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब यदि हमारे पास कोई ऐसा मान दे जिसमें अंश ज़्यादा हो और हर कम हो, जैसे मान लीजिए 5/2, तो इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे, ये होगा 2.1/2। उसके बाद इस तरह से नंबर लाइन हम खींच लेंगे। उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 0 होगा, यहाँ पे जो होगा वो 1 है, ये 2 है, ये है 3, यह है -1, यह है -2। अब हमें देखना है कि आखिर में ये लाइन, ये परिमेय संख्या जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो यह है 2.1 सही 2, 1/2, तो ये 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो 2 और 3 के बीच में कहीं पे है, 2 और 3 के बीच में कहीं पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका हर कितना है, इसका हर है 2। तो अब 2 और 3 के बीच के मान को हम 2 बराबर भागों में तोड़ लेंगे, तो यही वाला जो मान हुआ वो हो गया 2.1/2। ये वाला जो मान हुआ वो हुआ 2.2/2, जो 3 के बराबर होगा। इसको हम कर लेंगे 2.2/2, जो होगा 4 और 2 6, 6/2, ये कटेगा तो होगा 3। तो इस तरह से ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमें मिल गया 2.1/2। तो इस तरह से परिमेय संख्या को हम संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, या उसको हम रियल लाइन यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दो परिमेय संख्या जो होती है उसके बीच में हम अनेक परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कोई परिमेय संख्या हो, जैसे 1/2 और 3/4। तो इन संख्याओं के बीच में यदि हम देखें तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं, इतनी ज़्यादा परिमेय संख्याएं इसमें होती हैं जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। तो अब हम सीखेंगे कि आखिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम एक परिमेय संख्या को कैसे निकालें। तो यदि हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या हो, 4 और 5 मान लीजिए, इनके बीच में यदि हमें कोई एक परिमेय संख्या निकालनी हो, तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या यदि हम निकालें तो इन दोनों मानों को हम जोड़ लेते हैं और इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो ये होगा 9/2, जो 4 और 5 के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। इस तरह से किसी दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या यदि हमें निकालना हो तो उस स्थिति में इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो वो परिमेय संख्या निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 1/3 और 2/5 के बीच की एक परिमेय संख्या। तो इसके बीच की यदि हम परिमेय संख्या निकालें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 1/3 और 2/5 को जोड़ लेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो 3 5 का एलसीएम जो है वो आएगा 15, ये होगा 3, तो यहाँ पर होगा 5, 3 दूनी का 6, 11, 15 नीचे आएगा तो होगा 30, जो इन दोनों संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या है। इस तरह से यदि हमें एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे अब यदि हमें दे दिया जाए कि 1 और 3 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसका एक सरल विधि आपको हम यहाँ पे बताएंगे। जिसमें 5 परिमेय संख्या निकालनी हो तो इसको हम n ले लेंगे जो है 5, और यहाँ से हम निकालेंगे n+1।
जो होगा 6। यदि हम n की जगह पे 5 रखें तो 5 में 1 बढ़ा लेंगे जो होगा 6। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/1। अब इसमें एक उपाय और हम करेंगे। अब हमने क्या किया कि इसमें जो हमारे पास मान आया था n+1 6, इस मान को हम ऊपर नीचे इसमें गुना कर लेंगे जो होगा 6/6 और इसमें भी सेम कंडीशन वही करेंगे, ये होगा 6/6 तो ये होगा 18/6। अब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो देखें इन दोनों में ध्यान से, तो ये आया है 6/6, ये आया है 18/6। तो इसमें 6 से आगे ऊपर वाला जो मान है इसका 1 बढ़ा लेंगे जो होगा 7/6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8/6, फिर लिखेंगे 9/6, फिर लिखेंगे 10/6, फिर लिख लेंगे 11/6। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 6 और 18 के बीच में कोई हम 5 संख्या ले लेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है कि 6 और 18 के बीच में ही हमें संख्याएं वो लेनी है। अब ये जितनी संख्याएं हमने लिखी हैं वो सभी संख्याएं 1 से तो बड़ी हैं, लेकिन 3 से ये संख्याएं छोटी हैं। इस तरह से इन दोनों संख्याओं के बीच में या इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। इसी प्रकार से यदि हमें 5 से ज़्यादा परिमेय संख्या भी निकालना हो तो इस विधि का उपयोग करके हम उन सभी संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसके अलावा परिमेय संख्या निकालने की और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन ये विधि जो है वो सबसे सरल है और ये सबसे आसान है, इसीलिए इस विधि का ही इस्तेमाल करके हम परिमेय संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि यदि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में हो, जैसे मान लीजिए 3/5 और 4/5 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। उस स्थिति में इन दोनों संख्याओं का यदि हम हर देखें तो हर जो है वो एक समान है। इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं समहर हैं। तो संख्याओं का हर यदि एक समान हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि n+1 का मान निकाल लेते हैं जो होगा 7, और उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे कि ऊपर 7 और नीचे 7 से गुना कर लेंगे जो होगा 21/35 और ये आ जाएगा 28/35। अब ये नियम वही संख्याओं के ऊपर लागू होगा जिसका आधार समान हो या बराबर हो। तो यहाँ से जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज़्यादा हम परिमेय संख्या ले लेंगे और इस मान को इन दोनों परिमेय संख्याओं में बारी बारी से ऊपर और नीचे इस तरह से हम गुना करेंगे। गुना करने का उद्देश्य ये है कि हम इस संख्या को एक तरह से समतुल्य भिन्न के रूप में या समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी संख्या जैसे हम 1/2 लिख रहे हैं, इस संख्या को यदि हम समतुल्य एक अन्य संख्या के रूप में लिखें, जैसे हम लिख दिए 2/4, तो ये दोनों संख्याएं सेम होती है। इन संख्याओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि इन संख्याओं को यदि हम घटाएं तो वो अपने मूल संख्या के रूप में आ जाती हैं। उसी तरह से ये संख्या जो है वो वही संख्या है जो थी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को यदि हम 7 से घटाएं तो वही मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये भी उसी प्रकार का कंडीशन है। अब यदि हम देखें तो 21 और 28 के बीच में हम 6 परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं जो है 22/35, 23/35, 24/35, 25/35 और 26/35। तो ये संख्याएं जो हैं वो 4/5 और यहाँ से 3/5 के बीच में स्थित है। इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच में, खास करके जिनका हर एक समान हो, कितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो वो इस विधि द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं।
अब यदि हमारे पास कोई ऐसी परिमेय संख्या दे, ऐसी दो परिमेय संख्या दे जिसका हर एक समान ना हो, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है मान लीजिए 3 परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो 3/4 और 5/3 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। यदि हम इन दोनों संख्याओं को ठीक से देखें तो इनका हर जो है वो भिन्न है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि n का मान तो हम 3 ले लेंगे, उसी तरह से हम n+1 का मान निकालेंगे जो आएगा 4। पहली संख्या जो है वो है 3/4। इस संख्या को ऐसे ही हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं को एक समान हर वाली परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका हर लेकर के इसमें ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे और इसका हर लेकर के हम इसमें ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो ये आएगा 9/16, ये आ जाएगा 20/12। इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 से गुना होगा तो ये होगा 12, इसमें भी होगा 12। यानी कि हमने क्या किया कि इस परिमेय संख्या का हर इसमें ऊपर नीचे गुना कर दिया और इसके परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या का हर लेकर के इसमें ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब ये दोनों संख्याएं समान हर के रूप में परिवर्तित हो गई, दोनों का हर एक बराबर है। अब यदि हम ध्यान से इसमें देखें तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हम 3 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम देखें तो 9 से आगे हमें देना है जो होगा 10/12, 11/12 और ये होगा 12/12। 3 हमने संख्या लिख दिया, यह है 5/3 और यह है 3/4। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि हम इन दोनों संख्याओं के बीच में जितना मान दिया गया है उतना नहीं लिख पा रहे हैं तो उस स्थिति में हम फिर क्या करेंगे, तो जो हमारा n+1 का मान आया है इसको लेकर के इसमें ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे जो होगा 36/48 और इसमें भी सेम वही कंडीशन हम करेंगे तो ये होगा 80/48। अब इनके बीच में हम जितनी परिमेय संख्या दी गई है उतनी संख्याएं आराम से लिख सकते हैं।